नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल। भूगोल के अंदर अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा वायुमंडल का संगठन। क्या रहेगा? वायुमंडल का संगठन। आपको पता है कि अपना जो आज का जो टॉपिक है वायुमंडल का संगठन, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, बहुत सारे कंपटीशन में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि सरल स्तर के भी बनते हैं और मध्यम स्तर के और कठिन स्तर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे से छोटे एग्जाम से लगाकर बड़े से बड़े एग्जाम तक इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे रीट हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, है ना, सेकंड ग्रेड, और उसके बाद स्कूल व्याख्याता हो गया है, नेट हो गया है, आरएस आईएएस लेवल में, है ना। जिस जिस कंपटीशन में अगर ये टॉपिक है उनमें इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछ जाते हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वायुमंडल का संगठन। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि वायुमंडल जो है उसका निर्माण किन किन घटकों से हुआ है और वायुमंडल किसे कहते हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि वायुमंडल जो है उसका जो 50% भाग है वो धरातल से कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, और उसके बाद में कि जो गैसें हैं वो धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल वायुमंडल इसमें एक शब्द आया है वायु। वायु की हम बात करते हैं तो आप में से कोई बता सकता है कि वायु का कलर कैसा है? वायु किस कलर की है, कैसी दिखती है? क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई कलर नहीं है, उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो इसमें वायु के बारे में हम कह सकते हैं कि वायु क्या है? रंगहीन है। क्या है? वायु रंगहीन है, पहली विशेषता। दूसरी, वायु की खुशबू कैसे आती है? उसकी खुशबू आती है या बदबू आती है? नहीं, ना तो खुशबू आती है ना ही बदबू आती है। वायु क्या है? गंधहीन है, उसकी कोई गंध नहीं है। तो वायु जो है वो गंधहीन भी है। क्या है? वायु गंधहीन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल वायुमंडल जो है किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल के अंदर कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? तो वायुमंडल में मुख्य रूप से 3 घटक शामिल होते हैं, जिसमें नंबर 1 गैसें, और नंबर 2 जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प। और नंबर 3 आता है एरोसोल। एरोसोल जिसे हम कहते हैं धूलकण। क्या कहते हैं? धूलकण। आपको पता हो तो जैसे ही वर्षा होती है, वर्षा होने पर जब कभी कभी हम देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो अपने को एक इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं। तो ऐसा अपने को क्यों दिखाई देता है और ऐसे अलग अलग कलर कैसे दिखते हैं? उसका कारण क्या है कि जब वायुमंडल के अंदर आसमान में क्या होता है, धूलकण होते हैं, और धूलकण में जैसे वर्षा होती है, वर्षा होने से जो धूलकण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। गीले होने की वजह से जैसे ही उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो जो कण है वो अलग अलग कलर में चमकते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य का प्रकाश अलग अलग कलर में अपने को देखने को मिलता है, जिससे उनकी एक जो धूलकण होते हैं उनकी धूलकण की एक पट्टी जैसी बनी होती है, क्योंकि वो अलग अलग फैले होते हैं। तो जैसे उनकी आकृति गोलाकार होती है, जैसे उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अपने को इंद्रधनुष मतलब इस प्रकार से गोलाई में चमकता हुआ अलग अलग कलरों में दिखाई देता है। तो वो अलग अलग कलरों में दिखाई देने का कारण क्या है कि वायुमंडल में किसका पाया जाना? धूलकण का। और जैसे धूलकण जो होते हैं वो वर्षा होने से पानी से वो गीले हो जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, उसके ऊपर सूर्य के प्रकाश पड़ता है और अलग अलग उनकी जो किरणें पड़ती है वो अलग अलग कलर में अपने को दिखाई देती है। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंद्रधनुष है वो 7 कलर का दिखाई देता है ना।
अब ये तो तीनों घटक हैं, ये तीनों घटक मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि वायुमंडल की परिभाषा क्या है, वायुमंडल किससे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, है ना। तो पृथ्वी के चारों और गैसों के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम अभी इसमें बताया कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। कैसे, जैसे इसको हमने पृथ्वी माना, क्या माना, पृथ्वी माना। अब पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो गैसें पाई जाती है, कैसे धूलकण, जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब होता है कि पानी का गैसीय रूप, क्या पानी का गैसीय रूप क्या कहलाता है, जलवाष्प कहलाता है। पानी का या जल का, है ना। तो इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण बनता है ना। और जो आवरण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। अब वायुमंडल में जो गैसों का आवरण होता है, गैसों का आवरण होता है, इसमें क्या है कि अधिकांश जो गैसें होती है, गैसों की सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो पृथ्वी की सतह के नज़दीक होती है। कहाँ होती है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उन गैसों की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, तो वायुमंडल में जो गैसें हैं उन गैसों की सर्वाधिक मात्रा धरातल या पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक पाई जाती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, क्या है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो क्या करती है कि जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उन सभी गैसों को अपनी ओर खींचती है। इसीलिए पृथ्वी के नज़दीक वाले भाग में सर्वाधिक गैसों की मात्रा पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गैसों की मात्रा में गिरावट आने लग जाती है, मतलब उनकी सघनता कम पाई जाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनकी सघनता कम होती जाती है। जैसे हमने ये अपने एक धरातल का टुकड़ा माना है, पृथ्वी की सतह का टुकड़ा माना है इसको, है ना। और ये इस प्रकार से क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक है। अब ये सतह है, सतह से इसमें ये सारी क्या आ गई, गैसें आ गई। गैसें, धूलकण, जलवाष्प, ये सारे, है ना। हमने क्या किया, इस वाले भाग को हमने पृथ्वी का वायुमंडल माना है। इसमें हमने ये माना कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो क्या है, 100% है। ठीक है। अब इसमें पृथ्वी के ये है अपना पृथ्वी वाला भाग, पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाने पर जैसे हम 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर, 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां पर इस संपूर्ण वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग आ जाता है, 50% भाग। संपूर्ण वायुमंडल का 50% भाग धरातल से 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे ही थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं
और 5.5 किलोमीटर से ऊपर बढ़ते हैं, और जैसे हम 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो कुल वायुमंडल का जो भाग आ जाता है वो आ जाता है लगभग 97% भाग। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी के कुल वायुमंडल का 97% भाग धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो वो अपना आंसर आएगा उसमें 29 किलोमीटर। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो ऊंचाई जो है, ऊंचाई को हमेशा मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मीटर में। और यहाँ पर क्या बताया? किलोमीटर में। लंबाई और चौड़ाई केवल किलोमीटर में मापी जाती है, लेकिन यहाँ पर अपने को ऊंचाई पढ़नी है। अगर आपसे किलोमीटर में ना पूछकर अगर मीटर पूछे कि धरातल यहाँ पे सतह से, पृथ्वी की सतह से कितने मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का लगभग 50% भाग पाया जाता है, तो हम मीटर, इसको किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? उसको बदलने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितना होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अपने पास कितना आया? 5.5 किलोमीटर। तो हम कैसे बदलेंगे इसको कि 5.5 जो किलोमीटर है उसको हम क्या करेंगे? 5.5 किलोमीटर को हम इंटू करेंगे 1000 मीटर से, तो अपना क्या आ जाएगा? 5500 मीटर। तो क्या आ गया ये कि पृथ्वी की सतह से 5500 मीटर की ऊंचाई पर जो कुल वायुमंडल है पृथ्वी का, उसका 50% भाग पाया जाता है। ठीक है, फिर पूछा है कि कुल वायुमंडल का 97% भाग या 97% भाग कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, तो उसको भी हम ऐसे निकालेंगे। तो 29 आया, 29 को क्या कर देंगे? 29 किलोमीटर को 1000 से इंटू करेंगे, तो बराबर आ जाएगा अपना 29,000 मीटर, है ना। तो सतह से 29,000 मीटर की ऊंचाई पर कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? वायुमंडल का 97% भाग पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और अपन ऊंचाई पर जाते हैं, क्योंकि अभी तक 100% नहीं हुआ है ना। जैसे हम इससे और आगे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और 29 किलोमीटर से जैसे हम 32 किलोमीटर पहुंचते हैं, 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वहां तक इस वायुमंडल का लगभग 99% भाग आ जाता है। कितना आ जाता है? लगभग 99% भाग आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका अधिकांश भाग, या यूं कहें तो लगभग 99% भाग जो है वो धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगर अपने को उसको मिनट इसमें मीटर में बदलना है, तो मीटर में हम कैसे बदलेंगे? 32 जो किलोमीटर है उसको हम किससे इंटू करेंगे? 1000 से, तो कितना आ जाएगा? 32,000 मीटर। तो क्या है, अगर मीटर की बात करें तो क्या आ जाएगा? 32,000 मीटर की ऊंचाई पर जो वायुमंडल है उस वायुमंडल का 99% भाग पाया जाता है। अब बचा कितना? 1%, है ना। 1% बचा, वो 1% 32 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। आगे बात समझना। और इस वाले, अभी आपको बताया भी था मैंने कि पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक आसपास वाले भाग में जो वायु होती है, सॉरी गैसें होती है, उसकी मात्रा काफ़ी सघनता में होती है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैसें धरातल के नज़दीक पाई जाती है। उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उसका कारण क्या बताया? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उन गैसों को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो गैसें जो है वो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, कितने प्रकार की गैसें पाई जाती है। अब इसमें जो गैसें आएगी उसमें भी जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, इस प्रकार से बहुत सारी गैसें इसमें आएगी। इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम उन गैसों के बारे में देखेंगे जिनका प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। तो इनका पहले हम क्रमानुसार देखेंगे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, घटते हुए क्रम हम देखेंगे। तो देखते हैं। वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उसमें है नंबर 1, सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल वो पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और वो भी कितनी प्रतिशत पाई जाती है? वो पाई जाती है 78.08%। कितनी है? 78.08% पाई जाती है। उसके बाद ये नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पे जो नाम आता है वो आता है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। नंबर 2 पर नाम आता है ऑक्सीजन का। कौन सी है? ऑक्सीजन। इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में? तो वो आता है 20.95%। इसको हम लिखते हैं राउंड फिगर में, इसको राउंड फिगर में लिखते हैं 78%। लगभग 78% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है। और इसको हम लिखते हैं राउंड फिगर में 21%। कितनी? 21%। लेकिन एक्यूरेट मात्रा ये है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ से एक प्रश्न भी आने वाला आगे। उसके बाद नंबर 3 पर पाई जाती है ऑर्गन। ऑर्गन गैस, इसकी मात्रा पाई जाती है 0.93%। ठीक है। उसके बाद नाम आता है CO2 या पूरा नाम लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जिसकी मात्रा पाई जाती है 0.038%। इस प्रकार से ये वायुमंडल में 4 मुख्य गैसें हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या काफ़ी ज़्यादा मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है। अब इसमें भी आगे हम ये देखेंगे कि वैसे तो बहुत सारी और भी गैसें आएगी जिनमें उनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है ना। तो ये जो गैसें हैं, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कंपटीशन में जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसमें ये आता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की सम्मिलित रूप में कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? प्रश्न क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की सम्मिलित रूप से कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? पर ध्यान रखना, ऑप्शन पर डिपेंड, ऑप्शन को देखना। ऑप्शन में आता है नंबर 1 99%, ऑप्शन नंबर 2 99% से अधिक, और ऑप्शन नंबर 3 99% से कम, और डी 100%। सही आंसर क्या होगा इसमें? इसमें सही आंसर होगा बी। कैसे होगा? अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं राउंड फिगर में तो उसका योग आ जाता है 99%। लेकिन 99% हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अपने पास ऑप्शन के अंदर जो आया वो 99% से अधिक भी आया है। तो अपने को एक्यूरेट मात्रा पता होनी चाहिए, एक्यूरेट प्रतिशत इनका पता होना चाहिए। एक्यूरेट जो प्रतिशत है, अब इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 5 13 का 3, ठीक है, आंसर का 1,
9 और 1 10, 10 का 0, हासिल का 1 पॉइंट हो गया, 8 और 1 9, और 7 और 2 9। तो क्या हो गया, ये 99% से 0.3% क्या है, ज़्यादा है। तो क्या हो गया, वो 99% से अधिक। आई बात समझ में? ये इस प्रकार के अगर ऑप्शन आते हैं तो उसमें उस ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि उसका सही आंसर क्या है। अधिकतर क्या करते हैं, अधिकतर हम इसको सही कर देते हैं, लेकिन ये गलत आंसर हो जाता है। ये जल्दबाजी में अपन इसको इस प्रकार से सही करते हैं और वो गलत हो जाता है। और सही आंसर का क्या रहेगा, 99% से अधिक। पर ध्यान रखना, अगर प्रश्न इसी प्रकार का आता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की सम्मिलित रूप से मात्रा पाई जाती है, और उसमें ऑप्शन के अंदर अगर ऑप्शन चेंज हो, इसमें कैसे, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन में आता है इसमें 98%, 99%, 100% और 97%, तब सही आंसर बनेगा 99% अपना सही आंसर बनेगा। आई बात समझ? हाँ, अब आगे देखते हैं। इसमें भी क्या है, ये जो मात्राएं आई थी या गैसों की मात्राएं आई थी, अब इनमें भी वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है, उन गैसों का भी दो रूप है। कुछ गैसें ऐसी होती है जो परिवर्तनशील होती है, और कुछ गैसें ऐसी होती है जो अपरिवर्तनशील होती है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब पहले हम ये देखते हैं गैसें। गैसों में इनको दो भागों मार देते हैं। एक तो है अपरिवर्तनशील गैसें, और दूसरा आता है परिवर्तनशील गैसें। इसको हम काफ़ी सरल तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से देखें इसको। अपरिवर्तनशील मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, जैसी है वैसी रहती है, जितनी मात्रा है उतनी मात्रा रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। उसकी एक ट्रिक है, नो चेंज, मतलब नो, कोई बदलाव नहीं आता है, नो नो आएगा इसमें। नो क्या है, एक ट्रिक है, इसका सूत्र है NO²। नो, नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब कैसे, NO, 3 हो गए। इस N का मतलब है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन, जिसमें बदलाव नहीं आता है। फिर बचा O। O का मतलब होता है, इस O का है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस में भी परिवर्तन नहीं आता है। उसके बाद आता है O, एक और O, ये आती है ऑर्गन गैस। ऑर्गन, ये भी वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वो स्थिर रहती है, इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। मतलब ये तीनों जो गैसें हैं वो अपरिवर्तनशील गैसें हैं। कौन सी है, अपरिवर्तनशील गैसें हैं। वायुमंडल में ये गैसें जितनी मात्रा में पाई जाती है उतनी ही मात्रा में रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब उसके बाद में आता है अपरिवर्तनशील गैसें, कि अपरिवर्तनशील गैसें कौन कौन सी है जिसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन गैस जो परिवर्तन होता है उनकी भी एक ट्रिक है, जेके ऑन है कार्बन। क्या है, इसकी भी एक ट्रिक बनाई, सूत्र जेके ऑन। ऑन मतलब शुरू है, चालू है, इसमें कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है। जेके ऑन है, H मतलब है कार्बन। एक तो ये बना सकते हैं जिसमें H के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इनसे भी बहुत सारी गैसें बनती है जिसमें परिवर्तन होता रहता है, जो परिवर्तनशील गैसें हैं, जिसमें J बराबर JKON
जिनोन, के का क्रिप्टन, क्रिप्टोन, और ओ का ओजोन, और एन नियोन, नियोन। यस, फिर बचा एच स्क्वायर, एच और एच, इसका है हीलियम गैस, और इसका बच जाएगा हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। और फिर क्या बचेगा? कार्बन। कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन बराबर कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ये जो गैसें हैं वो क्या है? ये जो सारी जो गैसें आई बाद में, जिसकी ट्रिक हमने लिखी थी, जेके ऑन है कार्बन, ये सारी जो गैस है वो क्या है? परिवर्तनशील है। और ऊपर जो साइड में जो लिखी है वो सारी क्या है? अपरिवर्तनशील गैसें हैं। ठीक है। हो गया। तो इसमें काफ़ी बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी गैस, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सी गैस परिवर्तनशील गैस नहीं है ना? कि मतलब उस गैस में परिवर्तन नहीं होता है, वायुमंडल में उस गैस में परिवर्तन नहीं होता है। उसमें जैसे माना कि 3 तो इसकी दे देते हैं और चौथी इनमें से कोई सी भी दे देते हैं, तो उनमें से सही आंसर इधर वाला होगा कि ये जो 3 है, नो जिसमें ओक में स्क्वायर आएगा, ये 3 है, इससे 3 जो गैसें बनती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो आइए हम कुछ प्रश्न बनाते हैं इससे और उनका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वायुमंडल का लगभग 50% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ऑप्शन रखते हैं। नंबर 1 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 4.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 5 किलोमीटर, और नंबर 4 5.5 किलोमीटर। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? 5.5 किलोमीटर। चौथा ऑप्शन अपना सही आएगा। क्यों? क्योंकि पूछा क्या है? किलोमीटर में पूछा है। ठीक है। इसको भी और कन्फ्यूजन करने के तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे? प्रश्न ये का ही है, ऑप्शन को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? ऑप्शन को ऐसा बदला जा सकता है
4.5 किलोमीटर, 29,000 मीटर, 5,500 मीटर और 5.5 किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अगर किलोमीटर में पूछा है तो उसका सही आंसर ये बनेगा। ठीक है, और अगर किलोमीटर की जगह पर अगर क्या आ जाता है, मीटर पूछ लेते हैं, मीटर पूछते हैं तो मीटर में अपना क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला सही आ जाएगा। आई बात समझ में? ये ऐसे ही अगला प्रश्न आता है जिसमें 5 की जगह 50 की जगह दे देते हैं 97%, और ऑप्शन में इधर लिख रहा हूँ वापस इनके ए बी सी और डी, है ना। वही पहले हम किलोमीटर की बात कर रहे हैं। 5.5 किलोमीटर, 29 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या पूछा है, 97% पूछा है, तो वो आ जाएगा अपना 29 किलोमीटर। कैसा आया, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा था, है ना। यहाँ पर तो कितना पाया जाता है, 50%, और यहाँ पर 97%, और यहाँ पर 99%। ठीक है, यहाँ पर माने तो लगभग 100% हो जाता है ना, लगभग 100% हो जाता है वायुमंडल। उसके बाद वापस ऐसे ही और प्रश्न क्या बनता है, तीसरा प्रश्न में, या फिर अगर इसी को चेंज करके देवे, मीटर में पूछे तो किलोमीटर ना पूछकर क्या पूछ दिया कि 97% वायुमंडल का भाग कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, तो वापस इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बदल जाएंगे। उसमें क्या आ जाएगा, ये सारे किलोमीटर में दे रखे हैं, वो सारे मीटर में आ जाएंगे। 5,500 मीटर, 29,000 मीटर, 32,000 मीटर और 35,000 मीटर। तो उसमें सही आंसर वापस क्या आ जाएगा, 29,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उसका भी बन सकता है। फिर आगे देखते हैं, एक थोड़ा कठिन स्तर का या मध्यम स्तर का प्रश्न कह सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, या कथन ए, कथन ए, वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी की सतह के पास होती है। कारण, तो इसको भी हम ऐसे छोड़ देते हैं। कथन ए और कारण बी कर देते हैं, है ना। क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को अपनी ओर
खींचती है। ठीक है, ऑप्शन पहला, ए व बी दोनों गलत है। बी, ए सही व बी गलत है। सी, ए व बी दोनों सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। और चौथा ऑप्शन, बी सही है तथा ए गलत है। तो इसमें सही कौन सा होगा? तो इसमें सही जो आंसर बनेगा वो बनेगा कि इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, और दूसरा, वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी की सतह के नज़दीक पाई जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण बताया है बी ने, और सही बताया। क्यों पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? क्योंकि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उन गैसों को वो अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। उस हिसाब से सर्वाधिक गैसें सर्वाधिक जो गैसें होती है पृथ्वी की सतह के पास होती है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आएगा अपना सी। अपना सही आंसर बनेगा कि ए व बी दोनों सही है तथा जो बी है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम बाद में पढ़ेंगे जिसमें जो 3 घटक बताए थे कि वायुमंडल का जो निर्माण होता है या वायुमंडल का जो संगठन है वो 3 मुख्य घटकों द्वारा बनता है, जिसमें 3 प्रकार के घटक होते हैं, गैस या गैसें, दूसरा जलवाष्प, और तीसरा क्या था? एरोसोल या धूलकण कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे या चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।